गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। वेडनेसडे का दिन है, कल की एक्सपायरी से पहले वाला वो इंपॉर्टेंट पेनल्टिमेट सेशन हमारे सामने, जिसमें शायद लोकल पार्टिसिपेशन थोड़ा सा ठंडा रहे, क्योंकि महाराष्ट्र को छोड़कर आज देश भर में होली का जश्न सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। आप सबको होली की ढेरों शुभकामनाएं। अगर अब भी आप लोग हमें देख रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ आप तक सब जा चुके होंगे खेलने के लिए, या पड़ोसी अड़ोसी आ चुके होंगे। मैं मान के चल रही हूँ सब लोग देख रहे हैं, सारे लोग वो देख रहे हैं। मान के लेके चलना चाहिए, नहीं तो हम दोनों काम ही ना करें। लेकिन एंजॉय करिए फेस्टिवल को। ट्रेड वेड हो गया हो तो उसका भी अपनी अहमियत है, लेकिन ठीक ठाक रिएक्शन है। ऐसा कोई बहुत एडवर्स रिएक्शन नहीं है, बल्कि लोग से रिकवरी कर रहे हैं। पहले मैं समझा देता हूं हुआ क्या। हमने 2 दिन के ग्लोबल क्यूज डाइजेस्ट करने थे, क्योंकि हम कल छुट्टी पे थे। परसों का सेशन यूएस का छोड़ दीजिए, बहुत मीनिंगफुल नहीं था कल, लेकिन जबरदस्त प्रेशर बन गया। 1.25 से 1.25% दबाव, क्योंकि वो टेस्टिमनी मतलब वहां के कांग्रेस के सामने बयान, जेरोमी पावेल साहब फेड के चेयरमैन का बयान था। काय पे था? अर्थव्यवस्था पे और ब्याज दरों के आउटलुक पे। तो पावेल साहब गुस्से में नजर आए, ऐसा बातें करी जिसको देख के सुन के ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन जो ठंडा पड़ रहा था 2022 के एंड में, सारी तस्वीर बदल गई 2023 में। अब इन्फ्लेशन थोड़ा सा बेकाबू हो रहा है, जिसको लेकर फेड एग्रेसिव होगा। और उनकी बातों से ये लग रहा है कि टर्मिनल रेट मतलब इस टाइटनिंग साइकिल का प्लेटू कहां बनेगा, कहां खत्म होगी टाइटनिंग साइकिल। वही एस्टिमेट बाजार लगाता है हमेशा। तो वो एस्टिमेट जो पहले लगाए जा रहे थे, अब कहा जा रहा है उससे कहीं ज्यादा ऊपर टर्मिनल रेट हो सकता है, यानी कि ब्याज दरें और बढ़ेंगी। और एक डर और लग गया पावेल साहब की उस कमेंट्री, बहुत डिटेल में जाऊंगा नहीं उस पर, लेकिन क्योंकि सुबह चर्चा हो चुकी है। उसमें एक इशू ये था कि 25 बेसिस पॉइंट फेड ने स्टेप डाउन करके पिछली बार दरें बढ़ाई थी। अब बातों से ऐसा लग रहा है डेटा ऐसा आया और इन्फ्लेशन का ये हॉकिशनेस कंटिन्यू हुई तो कहीं 50 की तरफ वापस ना, या 25 से ज्यादा का टोकन जेस्चर ना आ जाए। तो वो सब डर है जो यूएस को सता रहा था, और इसीलिए हम भी कमजोर खुले। लेकिन हमारे लिए हाईलाइट ये है कि अब दिन के लो से तो रिकवर हुए। 602 वाला निफ्टी दिन का लो था 17,602, इस समय 90 के आसपास खड़ा हुआ है। बढ़िया 85 पॉइंट का दिन के लो से रिकवरी का ट्रेड आपकी स्क्रीन पे प्ले आउट हुआ है। तो रिकवर कर गए, अभी भी इन रेड है, ब्रेथ बढ़िया इंप्रूव हो गई है। 45 मिनट में सारा सेशन समझ में आ जाएगा आपको, कैसे डिटोरिएटिंग ब्रेथ के साथ शुरू हुए थे हम एडवांस डिक्लाइन में, और कैसे पिक्चर अब नैरो डाउन होके 1:1 का रेशियो है एडवांस डिक्लाइन का। एक गिर रहा है तो उसके सामने एक बड़ा हुआ है। ये है पूरा मूड का बैरोमीटर आपकी स्क्रीन पे, अब तक के 45 मिनट के सेशन का सेंटिमेंट आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। खैर, 3 बढ़िया एक्सपर्ट्स हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं, जिनसे रिक्वेस्ट करी थी कुछ 10 के दमदार ट्रेड्स दें। हमने कुछ बहुत बढ़िया ट्रेड्स पिछले 2 घंटे में एंजॉय करें। अब फ्रेश ट्रेड्स की बारी है। फ्रेश ट्रेड्स पे जाऊं उससे पहले श्रीकांत के पास चला जाए। श्रीकांत जुड़ते हुए शो में। श्रीकांत, होली की आपको ढेरों शुभकामनाएं। कल खेली? आशीष जी बिल्कुल कल खेलिए, क्योंकि हम मुंबई में रहते हैं तो जितने भी महाराष्ट्र वाले हैं उन्होंने कल ही मना ली है वो। और आज हमें लगता है कि जैसे कि मार्केट में हमें होली खेलनी पड़ेगी, और लाल रंग आज काफी चढ़ा हुआ है, तो उसमें से उभरना है, वो जरूरी है। तो आपको भी ढेरों सारी शुभकामनाएं। हर्षद, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी श्रीकांत। हर्षदा को हैप्पी वुमेन्स डे नहीं बोलेंगे क्या? बिल्कुल, इनफैक्ट हैप्पी वुमेन्स डे तो बोलना ही है, क्योंकि आज उनका दिन भी है। लेकिन जैसे आज मॉर्निंग में वीरू ने एक बात बताई थी कि पूरा साल ही उनका होता है, यानी कि हर एक दिन वुमन का ही होता है। वीरू ने तो इसलिए क्योंकि छुट्टी मार रहे थे, उनसे मैंने पूछा था कि आप हमारे साथ सेलिब्रेट नहीं करोगे दिन भर क्या, तो उन्होंने डायलॉग मार दिया था। आपने भी धीरे से वो डायलॉग चिपका दिया है। अच्छा ये बताओ आशीष जी, हाँ, मैं कहूंगा कि जैसे मार्केट का मूड है देख के मुझे लगता है कि 10:30 यानी कि अपने शो के बाद मैं भी छुट्टी मार लूं। तो मूड मतलब अब तो हम रिकवर कर रहे हैं, रिकवरी आ रही है, 700 तक पहुंच ही गए। रिकवरी में ज्यादा भरोसा नहीं बन रहा क्या? क्या रीजन है ऐसा कहने का? नहीं, मुझे लगता है कि मार्केट में 17,800 के करीब काफी बड़ा रेजिस्टेंस है, तो 700-800 के रेंज में मुझे लगता है कि वापस मार्केट में बुकिंग बनेगी। और लोअर लेवल्स आई थिंक 17,500 के करीब के है। तो आज मार्केट मुझे लगता है शायद काफी एक कंसोलिडेशन में रहेगा, एक ही रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए नजर आएगा। यस, स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी हमें देखने मिलेगी, लेकिन हमें काफी चूजी रहना पड़ेगा। हाँ, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी। एक काम करा जाए जरा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी कहां का देखने को मिलेगी, एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन कह रहा है, उसी पे चलते हैं। 10 के दमदार ट्रेड्स के इस समय के टॉप पिक्स। गाबा सर, इस समय के फ्रेश पिक्स, क्या रडार पे, क्या स्क्रीन पे, कहां पे कन्विक्शन, कैसे कमाई होगी? बिल्कुल, सबसे पहले हर्षदा को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बहुत बहुत एडवेंचर, डीप सी और हाइस ऑफ द माउंटेन। थैंक यू सो मच काबा सर, थैंक ये यू। 2.5 घंटे बाद ऐसा क्यों? ये अब मिली, अभी पहली बार मुलाकात हुई ना शो पे, पहले नहीं थे ना, अब मिली। पिछले 1 घंटे से हैं वैसे बाय द वे। मेरे साथ बात हुई। अच्छा गावा सर, ट्रेड्स। हाँ, अच्छा ऐसा है कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में जैसे मैंने बताया था 1 घंटा रुकना चाहिए या फिर हाई पार कर ले। हाई था 41,200, उसके बाद एक अप मूव मिलना है। तो कल का क्लोज था 41,400। मुझे लगता है बैंक निफ्टी का जो आज का लो है बहुत ही बढ़िया लो है, अप मूव मिलना चाहिए। स्टॉक्स जो मैंने चुने हैं 2, वो है फर्स्ट से पहले है इंडिगो। इंडिगो में अच्छी तेजी है, बहुत बढ़िया पेस बना हुआ है और अप मूव शुरू हुआ है। ये पिछले दिनों भी हमने एक अटेम्प्ट देखा था। स्टॉप ट्रेड करा है 1882 पर इंडिगो, स्टॉप होगा 1870 का, यहाँ पर ब्रेकआउट बना है। टारगेट करीब 1900 और प्लस जोन देखने को मिल सकते हैं आते दिनों में। बेस बना हुआ और अप मूव लगता है अब शुरू हुआ इंडिगो। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है ग्लेनमार्क फार्मा। काफी गिरावट हुई, गिरावट के बाद एक बेस बना, ट्रिपल बॉटम बना हुआ है और ट्रेड कर रहा है 425 के आसपास। ग्लेनमार्क 420 का कोई स्टॉप लगा के चले तो पॉसिबल है कि 435 देखने को मिल सकते हैं। तो ग्लेनमार्क पे भी ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। तो ग्लेनमार्क और इंटरग्लोब एविएशन दोनों में तेजी का ट्रेड आप लेकर चले। इंडिगो 1900 का टारगेट, ग्लेनमार्क का भी टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर अब आ जाएगा। तो दोनों ही तेजी के ट्रेड है। 435 के टारगेट के लिए ग्लेनमार्क में एक मौका। अमित, कोई फ्रेश ट्रेड जो आपने चुना हो इस घंटे के लिए? जी हर्षिता मैम, पहले तो हैप्पी वुमेन्स डे। मैंने गुड मॉर्निंग बोला, हैप्पी वुमेन्स डे आपको विश नहीं किया। कोई नहीं, फ्रेश थैंक ट्रेड यू। इस समय हर्षिता मैम रहेगा एलएनटी। एलएनटी का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। इसने एक जो क्रैक आया था 2140 का लेवल, एक इसका सपोर्ट लेवल था, उसको स्टॉक ने रिकवर कर लिया है। मंडे के सत्र में देखा था थोड़ा सा इसने अपना गेन्स गिव अप कर दिया था, बट टुडे इट इज वंस अगेन शोइंग गुड ट्रैक्शन। तो कैश में 2172 है, इसे बाय करें। टारगेट रहेगा 2225 रुपए का और स्टॉप लॉस रहेगा 2144 का। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है दैट इज जाइडस लाइफ। जाइडस लाइफ का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, क्योंकि कैपिटल गुड्स पावर स्टॉक्स काफी डिस्कस हो गए, तो सोचा थोड़ा हट के दूसरा कुछ निकालो। इसमें काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। एक पुल बैक के बाद स्टॉक बेस बना के वापस ऊपर जा रहा है। करंटली प्राइस 477 का, टारगेट्स रहेंगे 490 के और स्टॉप लॉस लगभग रहेगा 471 का। ओके, जाइडस लाइफ को लेकर कुछ यूएसएफडी अप्रूवल्स की खबर भी थी, उस पे भी रिएक्ट हो रहा है। तो ये दोनों टॉप ट्रेड्स बन गए, लार्सन एंड टूब्रो हैवीवेट और साथ साथ जाइडस लाइफ, जो सेठ साहब को इस समय पसंद आ रहा है। श्रीकांत, आपके टॉप आइडियाज? बिल्कुल। तो देखिए आशीष जी, मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में अगर आज के दिन में अगर कोई एक कुछ स्पेसिफिक अगर ऑब्जर्वेशन है तो मुझे लग रहा है मेटल स्टॉक्स में काफी अच्छी एक रिकवरी बनी है, स्पेशली स्टील स्टॉक्स में। और उनमें अगर आप देखें तो टाटा स्टील 106 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 103, 105 के करीब इसने काफी बड़ा वक्त निकाला है और उसके बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन देखने मिला है। साथ ही साथ स्टील अथॉरिटी में हमने लास्ट वीक में बड़ी अच्छी एक रैली देखी थी। हमें लगता है कि स्टील स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी बनेगी। टाटा स्टील को लॉन्ग करें 106, 107 के रेंज में। टारगेट्स रखे 112, 115 के और स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ पे 103 का। साथ ही साथ मुझे लगता है कि जैसे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात आई है और इन्फ्लेशन के जो फियर है वो और बढ़ सकता है, तो मुझे लगता है कि एनबीएफसीज के लिए निगेटिव है। बजाज फाइनेंस स्पेसिफिकली नीचे ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है ये थोड़ा और गिर सकता है यहाँ से, जो 6020, 6030 के करीब ट्रेड कर रहा है। शायद ये गिरते हुए स्टॉक एक बार 5900, 5850 के करीब जा सकता है। तो बजाज फाइनेंस को शॉर्ट करें अराउंड 6030, 6020। स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे 6060 का और टारगेट्स मैंने बताया आपको 5850। एक सेल का तड़का आता हुआ, अदरवाइज सारे बाय कॉल से बजाज फाइनेंस में बिकवाली करने का कॉल। टाटा स्टील आखिर खुलने के बाद बढ़िया घूमा, श्रीकांत का कन्विक्शन वहां पे आता हुआ। तो इस समय के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज, 10 के दमदार ट्रेड्स, इंटरग्लोब, ग्लेनमार्क, लार्सन एंड टूब्रो, जाइडस लाइफ और टाटा स्टील, ये सब खरीदारी करने के कॉल्स एक्सपर्ट्स के, और बजाज फाइनेंस इकलौता एक सेल कॉल। सारे ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस खासतौर पे आपकी स्क्रीन पर हैं, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। गाबा सर, आपने शुरुआत में कहा था कि 1 घंटे का ट्रेड सेटल होने के बाद बैंक निफ्टी में अपमूव मिलेगा। इसको कंप्लीट नहीं करा, अपमूव मिलेगा मतलब कोई ट्रेड बैठ रहा है क्या? और ट्रेड लेना है तो कौन सा और कैसे लेना है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है? बिल्कुल, बैंक निफ्टी में था आज का लो। अगर आज का हाई पार कर लेता तो आज का लो एक ट्रेड बनता था, उसके बाद 100 पॉइंट्स का अप भी मिला। मेरे ख्याल से अप अब भी बरकरार है, कहीं पर वीकनेस नहीं है। जब तक आज का लो बरकरार है एक अप मिल सकता है।
हाँ, एक डाउन गैप खुला, फिर एक अप मूव मिला था, रियल कंफर्मेशन मिला जब वो आज का हाई पार कर लिया। वो करीब था मेरे ख्याल से 41,200 स्पॉट पर, और उसके बाद करीब हमने 100 पॉइंट की होली तेजी की भी इमेज देखी, है। लेकिन वीकनेस अब तक नहीं है। अब साइडवेज मूव मिल सकता है, लेटर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग सेशन में शायद एक अप मूव फिर फ्रेश मिले, वो करीब हायर जोन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो लार्जर टर्म जो ट्रेंड है पिछले 5-6 दिन 3 दिनों से हम देख रहे हैं, वो अब भी इंटैक्ट है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। ये देखिए आज के लोज पे लग सकता है निफ्टी बैंक में स्टॉप लॉस और तेजी करने का मन गावस्कर का। ये वो स्ट्रेंथ वाली पॉकेट। फ्राइडे को 850 पॉइंट का उछाल, मंडे को ब्रेथ कैचअप करी और आज सबसे बढ़िया इंट्राडे की रिकवरी इस पॉकेट में अब तक देखने को मिली। और गावस्कर का कन्विक्शन कि इन लेवल से अब और अप मूव्स और अपटिक्स और तेजी शायद दिन के दौरान देखने को मिलेगी। खैर इस समय जहां निफ्टी बैंक खड़ा हुआ है, क्या है लेवल्स 41,260 के, 41,250 फ्राइडे ट्यूसडे का क्लोज था, 41,390 मेरे ख्याल से मंडे का इंट्राडे हाई था। तो जरा वॉच आउट करेंगे उन लेवल्स को। खैर निफ्टी बैंक पसंद आ रहा है गावस्कर को इस समय। इस बीच में आता हूं बढ़िया और ट्रेड्स के लिए एक्सपर्ट्स के पास, लेकिन अब हमारे साथ ईडलवाइज एसेट मैनेजमेंट कंपनी की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता जी जुड़ती हुई। राधिका मैम गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं। अच्छा राधिका मैम आने वाली थी तो मैंने ऐसे थोड़ा सा इनके फुटप्रिंट्स चेक करे, कल देख रहा था, लाइए इनकी इमेज ट्विटर पे शेयर करी थी राधिका मैम ने, हे बढ़िया भगवान। होली सेलिब्रेशंस की। राधिका मैम साथ में आपको हैप्पी होली भी। कैसा रहा कल का सेलिब्रेशन मैम? बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग, हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे एंड हैप्पी होली। बहुत अच्छी होली रही एक्चुअली। मेरा आपको दिख रहा है, मेरा 9 महीने का बेटा है और उसकी पहली होली थी, तो वो तो बहुत खुश था। पहली बार गुलाल लगाया, पहली बार उसने वाटर बलून्स के साथ खेला, तो तो बहुत मम्मा खास मम्मा को होली थी। पहचान गया वो होली के बाद या नहीं पहचान पाया? हाँ, मम्मा को सॉर्ट ऑफ पहचान गया, मैं पूरी तरह से नहीं कहूंगी। अच्छा लेकिन बहुत खास होली थी, फर्स्ट एज अ मदर। बहुत बढ़िया, मुबारक हो आपको। अच्छा राधिका मैम ज्वाइन कर रही हैं और जब मैंने एक तो होली की इमेज, दूसरा मैं पढ़ रहा था इनके अंदर ईडलवाइज एसेट मैनेजमेंट कंपनी की जो ट्रेजेक्टरी, जो ग्रोथ 2017 में मैम ने ज्वाइन करा था, उस समय अंडर 10,000 करोड़ रुपीस एसेट अंडर मैनेजमेंट। और अभी लेटेस्ट अपडेट इसीलिए हल्ला मचा हुआ है क्योंकि 1,00,000 करोड़ रुपए के ऊपर के एयूएम्स पहुंचा दिए हैं मैं 5-6 सालों में। राधिका मैम गजब कर रखा है ये ट्रेजेक्टरी, ये ग्रोथ। खैर छोटे बेस पे नया टारगेट क्या लेके चल रहे हो राधिका मैम? कहां देख रही है ईडब्ल्यूआईस एएमसी का एयूएम 3 इयर्स 5 इयर्स डाउन द लाइन? एक्चुअली मैं ना बहुत एम्बिशियस हूँ, हमेशा से रही हूँ, और इस हाँ बिजनेस के लिए बहुत एम्बिशियस हूँ। मुझे लगता हाँ है अभी 1,00,000 करोड़ का बहुत चर्चा हुआ है कि हाँ ऑनेस्टली ये तो शुरुआत है, क्योंकि ये इंडियन मार्केट्स के लिए शुरुआत है, हमारी एमएफ इंडस्ट्री के लिए, मैं एमफी की वाइस चेयरमैन भी हूँ, शुरुआत है। और एडलवाइज एएमसी के लिए तो सबसे मुश्किल सफर जो होता है ना, छोटे से, बिल्कुल छोटे से 5,000 से 10,000 और 10,000 से 1,00,000 जब कोई जानता नहीं था, वो तय कर लिया है। तो अभी तो सफर बाकी है, अभी तो हमारी बहुत उड़ान है। तो मैं देखूंगी मेरे टेन्योर में होपफुली 2,00,000 करोड़ की बात, 5,00,000 करोड़। मेरी उम्मीद है कि ये मैं सब नंबर्स देखूंगी, और मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी 100,00,000 करोड़ पे देखूंगी। मैं काफी यंग हूँ, तो मेरी बहुत उम्मीदें हैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के कैपिटल मार्केट से और अपने से भी। अब पास अगर कुछ कहता है तो वाकई आप जो नंबर्स कह रहे हो इजीली अचीवेबल नजर आते हैं। गजब की ट्रेजेक्टरी आपके अंदर का, मजा आ गया देख के, पढ़ के उसके बारे में। अच्छा बहुत रिटेल का पैसा राधिका मैम आजकल बाजार म्यूचुअल फंड में चैनलाइज हो रहा है। मेरे ख्याल से जनवरी का महीना बैक टू बैक 4th स्ट्रेट मंथ था जब 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के एसआईपीज मंथली बेसिस पे आ रहे हैं। इस तरह से परफॉर्मेंस, ये हम रिटेल ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं, हम में अवेयरनेस ज्यादा बढ़ गई है, या आप लोग का एमफी का आउटरीच प्रोग्राम ज्यादा अच्छा इफेक्ट दे रहा है? ये ऐसा हो कैसे रहा है मैम? आई थिंक ये 2-3 बातें हैं। देखिए 2017 में जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, शायद आपको याद नहीं होगा, 4,000 करोड़ की हमारी एसआईपी बुक थी, जो अभी 13,000 करोड़ की है। किसी को नहीं लगा था 3 गुना ये हो जाएगी। और इसकी 2-3 वजह हैं। एक तो ऑफ कोर्स फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, जो एक मेगा ट्रेंड है इंडिया में, जैसे जीडीपी 3 से 5 ट्रिलियन होगा, ये हो रहा है।
इंसान अब ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़ के एसआईपी की तरफ, इक्विटी की तरफ जा रहा है। दूसरी बात ये है कि रिटेल ने रियलाइज किया है कि एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक तरीका है जिंदगी जीने का। हम सारे सैलरीड लोग हैं, तो सैलरीड प्रोफेशनल के लिए एक डिसिप्लिन के साथ सेव करना और निवेश करना वो एसआईपी के जरिए होता है। और अगर आप 10 साल में किसी का भी एसआईपी एक्सपीरियंस देखें ना किसी भी फंड में, वो बुरा नहीं होता। तो एक एसआईपी एक बहुत टाइम टेस्टेड तरीका बन गया है निवेश करने का। तीसरा मैं जरूर श्रेय दूंगी एम्फी को, क्योंकि हमारी जो कैंपेन है म्यूचुअल फंड सही है, ये बहुत पावरफुल है। मुझे लगता है इस पे एक्चुअली ग्लोबली किसी बिजनेस स्कूल को केस स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि 40 कंपनीज आके पैसे पूल करके एक ऐसा इनिशिएटिव कर रही हैं, कोलैबोरेट कर रही हैं। हालांकि हम लोग कम्पीट भी करते हैं इन्वेस्टर के फायदे के लिए। एंड टुडे वी मस्ट बी वन ऑफ द लार्जेस्ट एडवर्टाइजर्स इन इंडिया म्यूचुअल फंड सही है के जरिए। म्यूचुअल फंड एक ऐसा शब्द हो गया है जो पॉप कल्चर में नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम पे आप ड्रामा देखें तो उसमें लोग म्यूचुअल फंड का मजाक करते हैं। तो पॉप कल्चर में हमारा वो टर्म आ गया है बहुत ही छोटे समय में, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो इन तीनों चारों बातों का जो कंबाइंड रिजल्ट है वो ये 4 से 13 की जर्नी। नहीं, वो म्यूचुअल फंड सही है, वो टैगलाइन तो गजब सबके जहन में, सबको याद और गजब की रही है। अच्छा, सब जानना चाहते हैं मैम, राधिका गुप्ता जो सेविंग्स करती हैं उसको कहां लगाती हैं? क्या ईडलवाइस म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में, या कुछ और एवेन्यूज भी तलाशते हो आप? तो सबसे पहले आपने म्यूचुअल फंड सही है कहा, तो मेरे खुद के पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स तो म्यूचुअल फंड्स में ही जाते हैं। हाँ, मैं एडवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज के अलावा कोई शेयर डायरेक्टली नहीं होल्ड करती, ना मैंने अपने करियर में कभी होल्ड किया है। मेरा इतना मानना है म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म और कन्वीनियंस पे। और जिन फंड्स की मैं बातें करती रहती हूँ, हाँ ज्यादातर एडवाइस म्यूचुअल फंड में है, क्योंकि मैं बिलीवर हूँ अपने काम में और अपने फंड्स में उनको जानती भी हूँ। मेरा फेवरेट फंड है एडलवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, जो कि मुझे लगता है ये कैटेगरी सब निवेशकों के लिए बहुत अच्छी है। बढ़त भी है, बचत भी है, और ये हम सब चाहते हैं, तो ये करती हूँ। एसआईपी करती हूँ अपनी सैलरी से मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में, हमारे खुद के और कुछ और विदेशी मार्केट्स के फंड्स में भी थोड़ा सा निवेश करती हूँ। तो सारा निवेश म्यूचुअल फंड के जरिए है, और इन कैटेगरीज के थ्रू, खासकर एडलवाइस म्यूचुअल फंड। ना भैया लीजिए, जो कहा था वही कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड सही है, चैनलाइज वही करिए अपनी सेविंग्स को, लॉन्ग टर्म में बढ़िया कमाई हो सकती है। अच्छा मैम, थोड़ा सा मार्केट्स पे आता हूँ। लग रहा है कि हमारे यहाँ भी अब वो ब्याज दरें बढ़ने के सिलसिला फिलहाल तो थमता हुआ नजर नहीं आएगा। पिछली बार लग रहा था शायद लास्ट हाइक होगी, गवर्नर साहब की कमेंट्री कुछ और थी, और अब तो पॉवेल साहब ने वो मूड माहौल सब बदल दिया है। आप लोग क्या पेंसिल इन कर रहे हो? कितनी और ब्याज दरें हमारे यहाँ बढ़ती हुई नजर आएंगी, और आपने कल की उस टेस्टिमनी को कैसे रीड किया? तो आई थिंक हमारा मानना है कि रेट हाइक साइकिल हम कब से कह रहे हैं खत्म होने को आई है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है। एंड आई थिंक कल की टेस्टिमनी के बाद भी हमें ऐसा ही लगता है। हमें ये जरूर लगता है कि इन्फ्लेशन की जो समस्या है जिसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है, वो इंडिया में बाकी देशों से थोड़ी सी कम गंभीर है। दूसरा, जहां तक इक्विटी मार्केट की बात और जहां तक ब्याज बढ़ने की बात है, दूसरी बात हमें ये लगती है कि ये जो इंटरेस्ट रेट्स हैं ये बढ़ने के बाद जल्दी में घटेंगे भी नहीं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है। जहां तक इक्विटी मार्केट की बात है, हम निवेशकों को गाइड कर रहे हैं कि 2021-22 बहुत अच्छे साल थे। शायद 23 उतना आसान साल नहीं रहेगा, बल्कि हमारा नोट रहा है रिसेशनरी कंडीशंस बिफोर रिटर्न्स। तो ग्लोबल माहौल के कारण, इन्फ्लेशन और रेट्स के कारण आपको मार्केट्स में थोड़ा सा स्ट्रेस और पॉकेट्स दिखाई देंगे। लेकिन 2-3 साल की उसमें हम डोमेस्टिक इकोनॉमी पे काफी कंस्ट्रक्टिव हैं, क्योंकि ये जो डेकेड है प्राइवेट कैपेक्स के लिए एक बहुत अच्छी डेकेड रहेगी इंडिया में, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा बाजार। रिसेशनरी कंडीशंस बिफोर रिटर्न्स, तो मतलब आसान शब्दों में इसको ऐसा समझूं कि ये जो पैची विकेट पे हम 2023 में अब तक नजर आए हैं, ये लाइकली थोड़ा सा लिंगर और करेगा, और इस पैची विकेट पे मेरे लिए एक्यूमुलेशन के, खरीदारी करने के, क्वालिटी को बाय करने के अच्छे मौके होंगे। जी बिल्कुल, आई थिंक निवेशकों को ऐसे फेज में बहुत फायदा हो। एक तो खरीदारी करने का हाँ, मौका है।
दूसरा, जब आप नए-नए जो निवेशक जो कि बहुत हैं बाजार में आए हैं पिछले 1-2 साल से, उनको थोड़ा स्लो डाउन करने का और असेस करने का मौका मिलेगा कि मेरे लिए क्या सही है निवेश में। मैं हमेशा कहती हूँ कि पर्सनल फाइनेंस एक बहुत ही पर्सनल चीज़ है। आप कितनी रिस्क ले सकते हैं, क्या सही है आपके लिए, क्या आपके लिए नहीं सही है, ये आपको ऐसी कंडीशंस में बैठ के थोड़ा थम के समझ में आता है। नहीं तो बुल मार्केट में तो क्या होता है, तेजी में सभी मार्केट में घुसते हैं, सभी खुद को गुरु मानते हैं। तो ये एक स्लो डाउन एक्चुअली निवेशकों के लिए बहुत अच्छा है। और इक्विटी मार्केट में अगर आप 5 साल के निवेशक हैं, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान से बेटर जगह नहीं है आज एक इक्विटी निवेशक होने के लिए। सबसे स्वीट स्पॉट में अगर समय दे रहे हैं भारत में इक्विटी बाजार में पैसा लगा के 5 साल के टाइम होराइजन के लिहाज से, तो कहीं और देखने की जरूरत है नहीं। कन्विक्शन के साथ इन लेवल्स पे पैसा झोंकने की तैयारी करिए, या फिर इस साल जो करेक्शंस आ रहे हैं उनमें खरीदारी करने का मौका ढूंढें। वॉलेटिलिटी रहेगी, उठापटक रहेगी, रिस्क थोड़ा ज्यादा है इस बार, तो ऐसे में फिक्स इनकम को ज्यादा तवज्जो दूं क्या राधिका मैम? 2023 उसके नाम। मुझे तो हमेशा लगा है कि फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो में इम्पोर्टेंट है। एसेट एलोकेशन, जैसे हम कहते हैं कि हिंदुस्तानी खाने में थाली एक बहुत पॉपुलर मील है। अब आप थाली में सिर्फ पनीर और सब्जी तो नहीं रखते, रोटी भी रखते हैं, चावल भी रखते हैं, बैलेंस डाइट होती है। तो पोर्टफोलियो भी बैलेंस्ड होना चाहिए, हमेशा फिक्स्ड इनकम होना चाहिए। इस दौरान में जहाँ रेट्स बढ़ रहे हैं, आप लंबे समय के लिए अच्छे इंटरेस्ट रेट पे म्यूचुअल फंड्स के जरिए पैसे लॉक इन कर सकते हैं। जैसे हमारे टारगेट मैच्योरिटी फंड्स हैं, भारत बॉन्ड जैसे और इंडेक्स फंड्स जैसे, उसमें आप 5, 7, 10 साल का पैसा आज बहुत ही सिक्योर गवर्नमेंट या स्टेट इंस्ट्रूमेंट्स में लंबे समय के लिए निवेश करके उसे थोड़ा लॉक इन कर सकते हैं। तो फिक्स्ड इनकम में हमारी कंज्यूमर्स के लिए ये रिकमेंडेशन रहेगी। और फाइनली जाते जाते भारतीय बाजारों के वैल्यूएशंस जब उछाल में थे, हाईज पे थे, तो स्ट्रेच थे। आज 17,700 17,800 के आसपास कैसा मूल्यांकन लग रहा है आपको? कुछ लोग मानते हैं आज के डेट पे भी वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड ही है अपने पीयर्स से। आपका क्या आंकलन है मैम? तो मेरा आंकलन ये है कि देखो, वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, लेकिन ये पीयर कंपैरिजन ये हमेशा रेलेवेंट नहीं रहता, क्योंकि शायद इंडिया में इस डेकेड एक बहुत यूनिक अर्निंग्स रिकवरी आएगी। हम एक हिस्टोरिकल अर्निंग्स लो से निकल के एक पीरियड में आ रहे हैं जहां आपको शायद इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स में एक सिग्निफिकेंट बूम दिखे। तो शायद ये पूरा कंपैरेबल नहीं है। दूसरा, ये जो हम वैल्यूएशन का जिक्र करते हैं, ये इंडेक्स लेवल वैल्यूएशन पे है। मुझे लगता है ऐसे कुछ पॉकेट्स हैं जो अभी भी बहुत एक्सपेंसिव हैं, लेकिन ऐसे कुछ पॉकेट्स हैं जहां शायद आपको वैल्यू नजर भी आ रहा है इस वैल्यूएशन पे। तो आई थिंक आपको कंपनी वाइज और क्षेत्र वाइज जाके देखना पड़ेगा। ये इंडेक्स वैल्यूएशंस, बहुत निवेशक तो इंडेक्स में निवेश भी नहीं करते। अच्छा, क्षेत्र वाइज, फिर कंपनी वाइज नहीं जाऊंगा आपके साथ, क्षेत्र वाइज जरूर एक बार टच अपॉन करना चाहूंगा। फिर तो आई क्षेत्र बैंक्स को लेकर सब पॉजिटिव थे, लेकिन अब शायद वो समय आ रहा है कि कुछ एक आध क्वार्टर बाद बैंक्स आके एनआईएम्स कॉन्ट्रैक्शन की बात सामने रखने लगेंगे। तो फिर कौन सी पॉकेट 2023 में, अगर मैं इंडेक्स पे नहीं लगा रहा हूं, तो कोई टॉप डाउन अप्रोच, कोई स्पेसिफिक पॉकेट जो आप लोग ईडलवाइज पे ज्यादा प्रेफर कर रहे हो, जिस थीम को रन करना चाहोगे, राइड करना चाहोगे? तो हमारी जो मेजर थीम रही है वो है कंपनीज जो डोमेस्टिक कैपेक्स, प्राइवेट कैपेक्स के रिवाइवल से बेनिफिट करनी है। तो ये हो गया आपका कैपिटल गुड्स, ये हो गया इंडस्ट्रियल्स। ये कंपनीज अभी भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। और फाइनेंशियल साइड पे हाँ, लेंडर्स पे हम पॉजिटिव हैं। हमें लगता है जहां हम हैं एनपीए साइकिल में, लेंडर्स पे निवेश करने का एक अच्छा टाइम है। तो ये हमारी थीम्स हैं जहां हम थोड़ा ओवरवेट है। और थीम्स जहां हम थोड़ा लेस ऑप्टिमिस्टिक वो हैं जो आपकी ग्लोबली इंक्लाइंड थीम्स हैं, क्योंकि ग्लोबल हालात उतने अच्छे नहीं है। तो आपके फार्मा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, टेक, जहाँ की यूरोप और यूएस का काफी वो है। तो डोमेस्टिकली इंक्लाइंड थीम्स, बेनिफिशियरीज ऑफ प्राइवेट कैपेक्स, ऐसे क्षेत्रों में हम ज्यादा कंस्ट्रक्टिव हैं। मैम, थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए, हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। आपको होली की, आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। श्रीकांत बैठे होंगे, श्रीकांत को दिखाइए। श्रीकांत, कुछ स्टॉक्स आप जाते जाते मार्क करना चाहूंगा। टीसीएस एक लाल से हरे में, श्रीकांत ऑलमोस्ट 3/4% की रिकवरी पिछले कुछ मिनटों में, इस समय 1/3% के उछाल के साथ कामकाज कर रहा है। क्या करना है? कुछ खबरें आ रही हैं इसको लेकर कि कोई एक्टिव निगोशिएशन चल रहा है किसी डील को लेकर, पर वो खबरें हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स है।
क्या चार्ट्स क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, तो आशीष जी अगर पिछले 4 या 5 दिनों से देखें तो इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। इसकी जो डेली की जो प्राइस ट्रेडिंग रेंज होती है वो लगभग 100 से 125 रुपए के बीच में आ गई है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि स्टॉक में कुछ ना कुछ हलचल है। और अगर इस न्यूज में अगर हम कहेंगे कि अगर वेटेज अगर है तो इस स्टॉक को जो क्रॉस करना पड़ेगा वो लेवल है 3400। 3400 के लेवल्स को क्रॉस करने के बाद हमें लगता है कि ये स्टॉक एक बार वापस 100 से 150 रुपए की और रैली दिखा सकता है। और जैसे आज का फॉर्मेशन बना है कि कल के लोस टूटे हैं, वापस रिकवरी बनी है, हमें लगता है बिल्कुल इसमें लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। करंट लेवल से अगर मैं लॉन्ग करता हूं जो 3380 के करीब दिख रहा है मुझे, इसे स्टॉप लॉस रखे 3350 का और टारगेट्स रखे 3550 के। अच्छा श्रीकांत, जाते जाते पिछले शो के एंड में हर्षदा चीनी स्टॉक्स मेंशन करी गई थी। अब बलरामपुर चीनी देखिए वायदा का टॉप गेनर इस समय 4% का उछाल। ये देखिए क्या मूव बन रहे हैं स्टॉक में। बहुत ही बढ़िया। इनफैक्ट आशीष जी ये इस बार की जो रिकवरी है हर एक शुगर स्टॉक्स में वो काफी रिमार्केबल है। यानी कि पिछले 3 या 4 दिनों से अगर आप देखें तो कंसिस्टेंट राइज हुई है और अलॉन्ग विथ राइज इन वॉल्यूम। मुझे ऐसे फॉर्मेशंस काफी अच्छे लगते हैं और मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 400 के लेवल्स दिखा सकता है जो काफी नजदीक के लेवल्स है, लेकिन उन्हीं लेवल्स के करीब एक मल्टीपल रेजिस्टेंस इसमें बना हुआ है। लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है कि धामपुर शुगर ये एक स्टॉक भी ऐसा है कि जिसे हम इस लेवल पे करंट लेवल से लॉन्ग करके चल सकते हैं। यहाँ पे भी हमें लगता है पोटेंशियल है और ये स्टॉक 250 के लेवल्स दिखा सकता है। बढ़िया है श्रीकांत, थैंक यू सो मच आज के दिन मदद करने के लिए। 10:30 के बाद श्रीकांत छुट्टी ले रहे हैं। ये ऑफिशियल कंफर्मेशन है कि अपन लोग गलती से ऑन एयर बोल दिए हैं? नहीं, ये तो ऑन एयर हम लोगों ने बोला है। वैसे तो हमको पूरा दिन ट्रैक करना है। हमने कल के दिन काफी मजे कर लिए हैं। श्रीकांत सीरियस मोड पे आते हुए कोई ऑफिस में सुन ना ले, लेकिन श्रीकांत थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आपका। इस बीच मिड कैप्स इन ग्रीन, इस बीच निफ्टी अपने इंट्राडे लो से प्रिसाइसली 100 पॉइंट के उछाल के साथ कामकाज कर रहा है। किसी भी वक्त हरे निशान पे, कह ही लीजिए टेक्निकली हरे निशान पे, सिर्फ नाम मात्र का लाल निशान में रह गया है। बढ़िया इंट्राडे रिकवरी वो तब जब पॉवेल साहब के हॉकिशनेस का तड़का था। चलिए इस नोट पर आज के शो 10 के दमदार ट्रेड को समेट रहा हूं। अब आप लोगों को बहुत सारी क्वेरीज पूछनी होंगी। नीरज जी स्टूडियो में रेडी हैं। नीरज जी बढ़िया रिकवरी है भाई, शानदार। हरी पिच को बताने सीरियस ले लिया, हरा हरा ही सब दिखने लगा। होली में सब